सभी को नमस्कार। योगी ज्ञानधारा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की अपनी क्लास रहेगी अर्धवार्षिक पेपर हल पर। इस पर रहेगी अर्धवार्षिक पेपर हल पर। हाल ही में आरबीएसई ने अर्धवार्षिक के पेपर करवाए हैं। तो कक्षा 10वीं का गणित का जो पेपर आया है अर्धवार्षिक का, तो 24 दिसंबर को हुआ था, वो अपन हल करेंगे आज। ठीक है, तो चलते हैं। सेक्शन है, सबसे पहले कौन सा करेंगे अपन? खंड है। सेक्शन ए सरल करेंगे सबसे पहले। यहाँ इसका खंड ए, ये वाला करेंगे अपन। खंड जो ए है वो क्या है? उसमें सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है आपके कितने प्रश्न है वस्तुनिष्ठ कुल? तो 15 प्रश्न है। कितने प्रश्न है? एक एक करके अपन सरल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो था उसका आंसर क्या आएगा वो देखो आप। क्वेश्चन नंबर 1 था आपके 12, 15 और 21 का एलसीएम है। 12, 15 और 21 का एलसीएम है। फिर आपके देर का ऑप्शन दे रखे हैं आपके ए। ऑप्शन ए दे रखा आपके ए में दे रखा है 3, बे में दे रखा आपके 420, से में दे रखा है 5 और दे में दे रखा है 320। ठीक है, तो सबसे पहले अपन एलसीएम निकालना सीखते हैं। एलसीएम हमको पता है कैसे निकालते हैं। 12, 15 और 21 तीनों का क्या करते हैं अपन? गुणनखंड निकालते हैं। ए भाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 12 का ए भाज्य गुणनखंड क्या होता है? 12 का गुणन होता है 2 गुणा 3। 2 दूनी 4, 4 तिये 12। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 3। 2 बार आ रहा है, 2 की घात 2 हो जाएगा। फिर 15 को क्या लिख सकते हैं अपन? 15 का गुणनखंड क्या होगा? 3 गुणा 5। क्या होगा? 3 गुणा 5। फिर 21 का है, 21 का कितना होगा? 3 गुणा 7। ठीक है, अब निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम में क्या होता है? सभी संख्याएं यूज होती है। एक भाज्य गुणनखंड के अंदर जो संख्या आ रही है वो सभी यूज होती है। जैसे यार 2 आ रहा तो 2 भी यूज होगी, 3 आ रहा तो 3 भी होगी, 7 आ रहा तो 7 और 5 आ रहा तो सभी संख्या यूज होती है। और अधिकतम घात वाली यूज होती है। जैसे यार 2 की घात 2 आ रहा है तो ये कितना होगा? 2 की घात 2 इंटू 3 कितनी बार आ रहा है? 3 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें आ रहा है, सब में एक ही घात आ रही है तो 3 एक बार यूज होगा। ऐसे नहीं कि 3 बार यूज कर रहे हो, एक बार ही यूज होगा। फिर 5, फिर 7, सबको लिखना है। यानी कि एलसीएम में क्या करते हैं? सारी संख्याएं लिखते हैं। और सारी संख्याएं मतलब जैसे 2 की घात 2 लिख दिया, अधिकतम घात लिखते हैं। 3 आ रहा, 3 की अधिकतम घात कितनी है? इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है तो 3 ही आएगी। और 5 और 7 की अधिकतम घात एक ही है तो लिख दिया। अब इसको अपन सरल कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो एलसीएम बराबर क्या होगा? 2 की घात 2 मतलब 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। 4 तिये 12 इंटू 5 इंटू 7। 12 पंजे 60 इंटू 7। फिर 7 को 60 में 7 संग 42, 0 का 0 यानी 420। तो पहले जो क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? वो होगा अपना बी, आंसर राइट होगा इसका। 420 इसका उत्तर सही होगा। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 1। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। किस चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है x² माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक है। इसके शून्यक क्या होंगे वो अपने को ज्ञात करने। x² माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक है। तो आपको शून्यक निकालना आना चाहिए। इसके लिए शून्यक कैसे निकालते हैं? तो ये समीकरण लिख लेते हैं, बहुपद। अब अपन शून्य कैसे निकालते हैं? पहले पद को तीसरे पद से गुणा करते हैं। तो गुणा करो
कितना आएगा 8 गुणा एक्स स्क्वायर, ये आएगा -8x²। अब अपन क्या करते हैं 8 के टुकड़े करते हैं या 8 के अविभाज्य गुणनखंड लिखते हैं। तो 8 का भाग सबसे पहले किसमें जा रहा है 1 में जा रहा है, तो 1 का भाग जा रहा है 8 में 8 बार, पहला तो ये हो गया सर गुणनखंड। फिर 2 का भाग जा रहा है, 2 का जा रहा है 4 बार, फिर किसका जा रहा है, फिर 4 का जा रहा है, रिपीट होने लगे। इसका मतलब अपने गुणनखंड क्या होंगे, टुकड़े क्या होंगे अपने यही होंगे। इन दोनों में से कोई एक टुकड़ा आएगा, ठीक है। तो इन दोनों में से कौन सा आएगा जिसको जोड़ने घटाने पर माइनस के 2 आए, तो 8 और 1 को जोड़ो तो 9 हो रहे हैं, और 8 में से 1 घटाओ तो 7 हो रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं आएगा। 2 और 4 जोड़ो तो कितना हो रहा है 6 हो रहा है, लेकिन 2 में से 4 घटाओ तो कितना आएगा 2 आएगा। इसका मतलब अपना जो इसके गुणनखंड जो होंगे वो क्या होंगे, इसके टुकड़े क्या होंगे 2x और 4x होंगे। अब 2x और 4x में से कौन सा प्लस का होगा कौन सा माइनस का होगा, या माइनस आ रहा है इसका मतलब बड़ा वाला माइनस का होगा और छोटा वाला किसका होगा प्लस का होगा। तो बड़े वाले में माइनस के 4 में से प्लस के 2 घटाओ तो माइनस के 2x बच जाएंगे। तो ये अपने टुकड़े होंगे। समझ में आया होगा आपको। किसी भी बहुपद के शून्य कैसे निकालते हैं, सबसे पहले तो प्रथम पद को तीसरे पद से गुणा करते हैं। या गुणा कर दिया अपन ने -8 गुणा x² को, तो ये आया -8x²। गुणा करने के बाद जो अंक आ रहा है, जो संख्या आ रही है, उस संख्या के अविभाज्य गुणनखंड लिखते हैं, उसके टुकड़े लिखते हैं अपन। तो पहले 1 का भाग जा रहा है, 1 का भाग सभी जाता है, 1 गुणा 8 बार जा रहा है, तो 1 गुणा 8 लिख दिया। फिर इसमें 2 का भाग जा रहा है, 2 गुणा 4, 2 के बाद में इसमें 4 का भाग जा रहा है, तो उसका कितना आ रहा है 4 गुणा 2। ये दोनों टुकड़े क्या आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, एक दूसरे के उल्टे हैं, यानी कि रिपीट होने लग जाए जब आपके वापस उल्टे क्रम में, तो आपने यही लेना है। इसके मतलब इनमें से कोई एक टुकड़ा आएगा जिसको जोड़ने करने पर कौन सा आएगी, बीच की संख्या आएगी। तो पहले को अपन जोड़ते हैं तो नहीं आ रही है, घटाने पर भी नहीं आ रही है, दूसरे में जोड़ने पर नहीं आ रही है लेकिन घटाने पर आ रहा है। 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बचेंगे। अब अपन लिख दिए, तो इसको जोड़ के लेंगे 2x और 4x अपन लिख दिए। कौन सा प्लस का होगा कौन सा माइनस का होगा, तो ये डिसाइड कौन करेगा, ये साइन डिसाइड करेगा। यहाँ -2 आ रहा है, यानी इस दोनों को घटाने पर माइनस में संख्या आनी चाहिए। तो माइनस में संख्या कब आएगी, घटाने पर, जब बड़ी संख्या का आगे माइनस होगा। तो 4 बड़ा है तो इसका माइनस लगा दिया और उसको प्लस रहने दिया। अब अपन इसको सरल कर लेते हैं। x² प्लस 2x -4x -8, ये इसके टुकड़े हो गए। इन दोनों में से कॉमन लेंगे, पहले जोड़े बन लेते हैं। ये इसका 2 जोड़े बन गए। पहले जोड़े में से क्या कॉमन आ रहा है, पहले में से x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन ले लेते हैं। तो x का भाग x² में लेंगे कितना बचेगा x बार, एक x से x कट जाएगा। यहां से कितना बचेगा, जब अपन x को बाहर लेंगे तो चूंकि x² कैसे बनता है, x गुणा x से बनता है, और यहां से एक x को बाहर ले रहे तो भाग ले रहे तो क्या कटेगा x बचेगा, x आ गया प्लस। अब इस x को कॉमन ले रहे हैं, यहां से कितना बचेगा 2 बचेगा। अब दूसरे जोड़े में से कॉमन लेते हैं। यहां से x + 2 बनाने के लिए इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस भी, देखो माइनस यहां पर भी है, माइनस यहां पर भी, तो माइनस कॉमन आएगा। फिर 4 कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है 4 का भाग इसमें भी जा रहा है इसमें भी जा रहा है। ऐसी संख्या कॉमन लेते हैं जिसका भाग दोनों के अंदर जाता हो। तो -4 कॉमन ले लिया, तो जब अपन -4x में माइनस के 4 का भाग देंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 कट जाएगा, क्या बचेगा प्लस का x बचेगा, क्या बचेगा प्लस का x। फिर -8 में -4 का भाग दो तो माइनस से माइनस कट जाएगा, और 4 का भाग 8 में जा रहा है 2 बार जा रहा है, और माइनस से माइनस कट गया तो क्या जाएगा यहाँ प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा +2। अब देखो x + 2 यहाँ पर भी है, x + 2 यहाँ पर भी है, तो x + 2 को बाहर निकाल लो। जब अपन x + 2 को यहां से बाहर लेते हैं तो यहां से कितना बचता है, सिर्फ x बचता है। यहां से x + 2 बाहर आ गए तो यहां से बचेगा -4 बचेगा। तो अपने गुणनखंड क्या हो गए, x + 2 x - 4। उसके शून्य क्या होंगे, x + 2 = 0, x - 4 = 0। x + 2 यानी इसको इधर भेज दो क्या जाएगा -2, और -4 को इधर भेज दो क्या जाएगा +4। तो इस बहुपद के शून्य क्या होंगे, -2 और
4 होंगे। क्या होंगे? -2 और 4। तो ये -2 और 4 किस ऑप्शन में आ रहे हैं? आपके बी ऑप्शन में आ रहे हैं या बे ऑप्शन में आ रहे हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आपके बे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर क्या हो जाएगा? बे हो जाएगा, क्योंकि बे में आ रहा आपके 4 और -2, तो ये आपका राइट हो जाएगा। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है रैखिक समीकरण युग्म। 2 रैखिक समीकरण दे रखे अपने को, रैखिक समीकरण युग्म। रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म क्या है? x + y = 4 तथा दूसरा एक समीकरण क्या है? x - y = 2 का हल है। ये अपने को ज्ञात करना। 2 समीकरण देके इनका हल क्या होगा वो अपने को ज्ञात करना है, यानी इसमें x और y का मान क्या होगा वो अपने को ज्ञात करना है। तो अभी सरल कर लेते हैं। 2 समीकरण है x + y = 4, x - y = 2। 2 समीकरण है, दोनों को सरल करो। तो सरल कर सकते हैं। अब जब भी आपके पास 2 समीकरण हो तो अपन को 3 विधि से सोल्व कर सकते हैं, 4 विधि से सोल्व कर सकते हैं वैसे तो, लेकिन इस बार अपने आरबीएससी के सिलेबस में 3 ही है। एक तो ग्राफीय विधि है, प्रतिस्थापन विधि है, विलोपन विधि है। चौथी विधि वज्र गुणन विधि थी जो इस बार सिलेबस में नहीं है। तो आप तीनों में से कर सकते हो। तो ग्राफीय विधि तो अपने पास, ग्राफ से तो अपन करेंगे नहीं इसको, तो या तो आप इसको प्रतिस्थापन विधि से कर सकते हो या आप इसको विलोपन विधि से कर सकते हो। तो ये बिल्कुल इजीली हो रहा है, विलोपन विधि से हो रहा है इजीली। देखो समीकरण 1 में इसको समीकरण 1 मानो, समीकरण 2 मानो, और आप समीकरण 1 + 2 यानी दोनों को जोड़ने पर हो रहा है। देखो दोनों समीकरण को जोड़ो तो ये सरल हो रहा है। दोनों जोड़ेंगे तो x + x कितना होगा? 2x। ठीक है, विलोपन विधि में जोड़ के घटा के करते हैं अपन। प्लस का y और माइनस का क्या हो जाएगा? कट जाएगा। और जब जोड़ते हैं तो चिन्ह चेंज नहीं होते हैं। x + x 2x हो गए, प्लस का y माइनस का y कैंसिल हो गया। इधर 4 + 2 कितना होगा? 6। अब ये 2 से 6 कितने बार कट रहा है? 3 बार। तो x का मान कितना आ गया अपने पास? 3 आ गया। x के मान को समीकरण 1 में रख दो तो y का मान में रहेगा। x का मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है? x + y = 4 है। x का मान कितना है? 3 है। 3 + y = 4। प्लस के 3 को इधर भेज दो तो y बराबर क्या होगा? 4 - 3। तो y बराबर यहां से कितना आएगा? 4 में से 3 आएगा, कितना बचेगा? 1। y का मान कितना आया है? 1 आया है। तो बिंदु क्या आएगा? बिंदु होता अपना x, y। तो यहां से बिंदु आएगा 3, x का मान 3 आया 3, y का मान 1 आया 1, 3, 1। तो इसका उत्तर क्या होगा? रैखिक समीकरण दोनों को अपन सरल करेंगे, इसका हल क्या होगा? 3, 1 होगा। अब 3, 1 आपके किस ऑप्शन में दे रखा है? तो 3, 1 आपके पहले ही ऑप्शन में दे रखा है, 1 के अंदर दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए राइट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या है? द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण 2x² + x + 4 = 0 के मूल होंगे, यानी इसके मूलों की प्रकृति बतानी है। इसके मूल किस प्रकार के होंगे? धनात्मक होंगे, ऋणात्मक होंगे, वास्तविक होंगे, काल्पनिक होंगे, कैसे होंगे वो अपने को
बताना है। तो द्विघात समीकरण के मूल होंगे। तो सबसे पहले अपन समीकरण लेते हैं 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0। अब इससे क्या निकालते हैं अपन, a b c के मान निकालते हैं। अपने को पता है कि द्विघात समीकरण का नॉर्मल रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0, यही होता है। इसकी तुलना करो, यहां से a का मान कितना होगा 2, b का मान कितना होगा, देखो b की सीध में क्या दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, तो 1 होगा। x का गुणांक, x के आगे जो होता है वो b का मान होता है, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो b का मान 1 हो जाएगा। और c का मान कितना है 4। तो अपने पास a b c के मान हो गए। अब अपन मूलों की प्रकृति निकाल सकते हैं, किस सूत्र से, b² माइनस 4ac निकाल के। तो b² माइनस 4ac का मान निकालते हैं अपन। b का मान कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस ये तीनों गुणा में है 4 गुणा a का मान कितना है 2, c का मान कितना है 4, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा। 4 गुणा 2 8, 8 जो 32। अब 1 में से 32 घटाएंगे कितना बचेगा 31 बचेगा, और बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का बचेगा। यानी b² माइनस 4ac का मान कितना आ रहा है, माइनस में आ रहा है। b² माइनस 4ac लेस देन 0 आ रहा है, 0 से कम आ रहा है। और जब b² माइनस 4ac का मान 0 से कम आता है, लेस देन 0 आता है, इट मीन्स क्या होता है, जो अपने को समीकरण दे रखा है द्विघात, उसके जो मूल होंगे वो कैसे होंगे, काल्पनिक मूल होंगे। कैसे मूल होंगे वो, काल्पनिक, इमेजिनरी मूल होंगे वो। इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा काल्पनिक मूल या कोई वास्तविक मूल। अब काल्पनिक मूल तो अपने को दे नहीं रखा ऑप्शन में, तो इसके मूल जो होंगे वास्तविक नहीं होंगे। दो तरह के मूल होते हैं जिसमें एक होता है वास्तविक मूल, एक होते हैं काल्पनिक मूल। तो जब d² का मान 0 से कम आता है, ऋणात्मक आता है, नेगेटिव आता है, तो उसके मूल क्या होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। तो ये ऑप्शन कौन सा अपना, दे से ही होगा इसका, कोई वास्तविक मूल नहीं, कोई वास्तविक मूल नहीं। मान लो ऑप्शन में ये नहीं लिखा होगा, होकर ये लिखा होता काल्पनिक मूल, तो भी काल्पनिक रूप मूल राइट होता। काल्पनिक मूल दे नहीं रहता अपने को, देगा कोई वास्तविक मूल नहीं, दोनों एक ही बात है। इसका उत्तर ये हो जाएगा, दे कोई वास्तविक मूल नहीं। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है अपना, क्वेश्चन नंबर 5 अपना एपी का है। क्या दे रखा है, एपी 3 7 11, 3 7 11 का 10वां पद होगा, 10वां पद है। एपी 3 7 11 का 10वां पद है। देखो बहुत ही इजी प्रश्न आया है। अपनी क्लास भी एपी की चल रही है, अपन ने 5.1 पढ़ी है, 5.2 पढ़ी है, तो ये एपी का इजी प्रश्न आया। मैंने आपको बताया था कि कौन सा पद पूछ सकता है आपसे, 10वां पद पूछ रहा है। तो अपने पता है कि ए का मान कितना है इसमें 3, यानी एपी का प्रथम पद क्या है 3 है, तो ए का मान 3। अब इसमें डी निकालेंगे अपन। डी कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटा के निकालते हैं, तो 7 माइनस 3 ये डी हो जाएगा। तो डी घटा हो कितना आएगा 4, डी का मान 4 आ गया। पूछ क्या रहा आपने से 10वां पद ज्ञात करना है, तो एन का मान क्या हो जाएगा, वाक के आगे जो होता है वो एन होता है, तो एन का मान कितना होगा 10, एन का मान कितना होगा 10। अब अपन सूत्र लगाते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू बी। ठीक है, ए एन का मान 10 है तो 10 आ जाएगा, 8n, ए का मान 3 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 4, सारे मान रख दिए। अब इसको सरल कर लेते हैं, तो 3 प्लस 10 में से एक जगह करेगा 9, 9 गुणा 4, पहले गुणा करेंगे बाद में जोड़ेंगे। 3 प्लस 9 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 9 चौक 32, और 32 और 3 कितना जाएंगे 35। तो ऑप्शन में कहां 35 आ रहा है वो आपका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन में 35 नहीं आ रहा है,
इसका मतलब आपने गड़बड़ कर दिया कहीं पर। एपी एक बार वापस फिर से देख लो, 3 7 11 10, ठीक है। ए का मान 3 है, बी का मान 7 में से 3 जाएगा 4 बचेगा। nवां पद है, 10वां पद ज्ञात करना अपने को। n 10 लिख दिया, ए 3 प्लस 10 माइनस 1 कितना रहेगा 9 इंटू डी का मान कितना है 4। 9 चौक सॉरी यहाँ गलती, यहाँ अपन ने गड़बड़ कर दिया, यहाँ मिस्टेक हो गई अपने से। 9 चौक 36 होता है, 32 थोड़ी होता है। तो यहाँ से 9 चौक 36 होगा, भाई मिस्टेक हो गया है हमसे। 3 प्लस 9 चौक 36 और 36 और 3 कितना जाएंगे 39। तो ऑप्शन में 39 का आ रहा है, वो अपना उत्तर सही है। 39 आ रहा है आपके से, किसमें आ रहा है से में, इसका मतलब आपका से जो है वो सही होगा, ठीक है। ये हो गया अपना 5वां। एपी वाली प्रश्नावली पर पढ़ रहे थे, बहुत ही इजी प्रश्न पूछा देखो आपसे, 1 नंबर का आराम से हो गया इसमें सीधे ये। तो ये इसका 39 है। तो आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहिए, तो लगातार कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए ताकि आपको इसका लाभ मिल सके। ये तो अर्धवार्षिक की बात की, वार्षिक में भी आपको जरूर इसमें लाभ मिलेगा। आपको हमारे साथ बस जुड़े रहिए आप। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्या है, दिए गए त्रिभुज में कौन सी भुजाएं लंबवत है। एक त्रिभुज दे रखा है इस तरह से, और पूछ रहा कि इस त्रिभुज की कौन सी भुजाएं लंबवत है, वो अपने को ज्ञात करनी है। इसका एक कोण दे रखा है 30 डिग्री, इधर का दे रखा है 60 डिग्री, और दे रखा है ए सी और इधर बी। तो चित्र को देखने से पता चला कि लंबवत भुजाएं कौन सी है। ये भुजा मान यानी कि एसी और बीसी लंबवत है। कौन सी है, एसी लंबवत है किस पर, बीसी पर। एसी और बीसी लंबवत है। तो ऑप्शन कौन सा है, एसी तथा बीसी कहां लिख रखा है, ऑप्शन बी में लिख रखा है एसी तथा बीसी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा, एसी तथा बीसी अपना राइट आंसर हो जाएगा। और वैसे भी आप देख सकते हैं कि त्रिभुज के 3 कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो 60 और 30 90 हो रहा है, यानी शेष जो बचा वो कौन सा है 90 यहाँ पर आएगा। इसका मतलब 90 डिग्री कोण बना रही है ये लाइन, तो यहाँ पर ये क्या होगी, ये दोनों आपस में क्या होगी लंबवत होगी। तो एसी तथा बीसी दोनों क्या रहेगी लंबवत। बहुत ही इजी प्रश्न पूछा है, आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा, लेकिन बहुत सरल प्रश्न है। तो एसी किस पे लंबवत है, बीसी पर। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन 7 में। इसका क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर क्या रहेगा, एसी तथा बीसी, यानी ये भुजा इस भुजा पर लंबवत है। क्वेश्चन नंबर 7 है, दो बिंदु दे रखे आपको ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछ रहा है। दो बिंदु के मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछ रहा है। एक बिंदु है ए का मान कितना है 2,4 तथा बी का मान क्या है -2, -4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु, मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु, रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे वो अपने से पूछ रहा है। तो दो बिंदु दे रखे हैं, जब भी मध्य बिंदु के निर्देशांक का अपने पास सूत्र है, प्रश्नावली 7 का प्रश्न है ये, जो अपना नेक्स्ट क्लास में काम मिलेंगे 5 मिनट। जब प्रश्नावली 5 खत्म हो जाएगी पढ़े तो फिर अपन प्रश्नावली 7 ही पढ़ेंगे, है ना। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र क्या होता है, मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है अपने पास, सीधा सा फॉर्मूला है x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2। अब x1 x2 क्या होता है और y1 और y2 क्या होता है समझ लो एक बार इधर। तो पहला बिंदु जो है उसमें x1 और y1, ये x का मान x1, y का मान y1। दूसरे बिंदु में जो होता है उसको अपन x2 और y2 मानते हैं, ठीक है। तो अपने x1 का मान हो गया, y1 का मान हो गया, x2 का मान हो गया, y2 का। सीधा सूत्र में रखना है, सिंपल सा ऑप्शन है ये भी। x1 का मान कितना है 2 प्लस, सूत्र से लगा रहे प्लस, और x2 का मान कितना है -2, तो इसको कोष्टक में लिख देते हैं एक बार बटा 2 कोमा। y1 का मान कितना है 4
प्लस y2 का मान कितना है -4, तो ये जो माइनस मारा तो कोष्टक में लिख देते हैं इसको, बटा में कितना है 2। अब 2 तो ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस, जब कोष्टक में क्या होगा प्लस माइनस, प्लस माइनस क्या होता है -2। इधर भी सेम यही है, कोष्टक में क्या होगा 4 प्लस माइनस क्या होता है -4, तो 2 में से 2 जाएंगे तो बचेगा 0/2। इधर क्या होगा 4 में से चले तो क्या होगा 0/2। तो जब अपन 2 के अंदर 2 का भाग 0 में लेंगे कितना बचेगा 0 बार, और इस 2 का भाग 0 में इसमें कितना है 0, यानी इसका उत्तर क्या आएगा 0,0। इसका मध्य बिंदु क्या आएगा 0,0। अब 0,0 अपने किस ऑप्शन में है, सेम में है, किस में है सेम में, तो ऑप्शन नंबर से या सी अपना राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर क्या होगा से। इसमें 0, 0 आ रहा है, मूल बिंदु 0,0 पर क्या बोलते हैं मूल बिंदु बोलते हैं, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इजी सा है क्वेश्चन नंबर 8 भी। tan 60 का मान है, tan 60 का मान है, tan 60 का मान कितना होता है पूछ रहा है। तो आपको पता है सारणी याद करा रखी है आपको प्रश्नावली 8 के अंदर। 8.1 में अपन ने साइन के, कोस के, टेन के सारे फलन के मान आती हैं 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री पे। तो tan 60 का मान सीधा सा होता है √3। कितना होता है √3 होता है tan 60 का मान। तो √3 किस ऑप्शन में आ रहा है वो उसका उत्तर हो जाएगा। तो आपके इसमें बे में आ रहा है, किस में आ रहा है बे या बी के अंदर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बे से हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 8 में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, यदि एक मीनार की ऊंचाई छाया तथा छाया की लंबाई समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। यदि एक मीनार की ऊंचाई तथा छाया की लंबाई बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण पूछ रहा है। क्या पूछ रहा अपने से, सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो अपन बता देते हैं, मान लो ये मीनार है और ये इसकी छाया है यहां से ये। अब ये कह रहा है ये इन दोनों की बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, यानी थीटा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है थीटा। तो मान लेते हैं कि मीनार की ऊंचाई क्या मान लेते हैं अपन x, तो छाया की ऊंचाई भी कितनी, छाया की लंबाई भी कितनी होगी x। तो अपन यहां करते हैं माना कि मीनार की ऊंचाई क्या मान लेते हैं अपन x मान लेते हैं, तो इसकी छाया की लंबाई भी कितनी होगी, छाया की लंबाई भी क्या होगी x ही होगी, दोनों समान है इसलिए ये भी होगी x। तो अब अपन सीधा सूत्र लगाते हैं इसके अंदर, tan थीटा वाला त्रिभुज है ये ABC मान लेते हैं इसको, त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा tan थीटा बराबर क्या होगा लंब बटा आधार। ये सूत्र होता है क्योंकि अपने को थीटा या सूर्य का उन्नयन कोण क्या है, यानी अपने को थीटा ज्ञात करना है। तो tan थीटा बराबर लंबाई कितनी है, सॉरी लंब कितना है, लंब x है और आधार भी कितना है x है। तो x से x कट रहा है कितनी बार, एक बार। तो tan थीटा का मान यहां से कितना आ रहा है अपने 1 आ रहा है। अब थीटा का मान कितना होता है, तो यहां से tan थीटा है और इधर 1 है, तो अपने को पता है कि tan के पदों में 1 मान कब आता है, जब थीटा 45 हो। कितना हो 45। तो tan थीटा बराबर 1 को अपन लिखते हैं tan 45, क्योंकि tan 45 का मान भी कितना होता है 1 होता है। तो अपन इस 1 की जगह लिख सकते हैं अपन tan 45। अब दोनों तरफ tan है तो tan से तो tan कैंसिल हो जाएगा और थीटा का मान कितना रहेगा 45 रहेगा। कितना रहेगा 45 डिग्री। तो ऑप्शन में 45 का आ रहा है, से के अंदर आ रहा है।
से आ रहा अपना 45, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, से इसका उत्तर राइट हो जाएगा, क्योंकि 45 डिग्री है। बिल्कुल सरल प्रश्न, ये भी 9 हो गया। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो ये प्रश्न रिपीट हुआ है, पहली पारी में जो पेपर था 24 दिसंबर को, क्लास 9 का पेपर था, उसके अंदर भी ये प्रश्न पूछा था, और आपको 10वीं क्लास में भी ये प्रश्न पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, ठीक है। तो अपने को पता है कि वृत्त, ये रहा अपना वृत्त, वृत्त का केंद्र क्या होता है, ये यहाँ पर केंद्र है, एक बार मान लेते हैं अपन, ये इसका सेंटर है। जीवा किसको बोलते हैं, जीवा परिधि को दोनों तरफ छूती है, ऐसी रेखा जो परिधि को दोनों ओर छूती हो उसको अपन जीवा बोलते हैं। मान लो यहाँ से कोई रेखा निकल रही है और इधर यहाँ छूट रही है परिधि को, तो ये क्या कहलाएगी, इसकी जीवा कहलाएगी। क्या कहलाएगी, जीवा। तो एक वृत्त पर अनेक जीवाएं होती है, ऐसे इस तरह से, ये सारी क्या है, वृत्त की जीवाएं हैं। तो सबसे बड़ी, ये कह रहा है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होगी, तो आप देखो सबसे बड़ी जीवा कौन सी है, जो इसके बीच में से जा रही है, केंद्र से होके जा रही है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है, जो उसके केंद्र से होके जाती है। और आपने पहले ही पढ़ रखा है कि जो रेखा वृत्त के केंद्र से होके जाती है उसको अपन व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यास। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होगी, व्यास होगी। क्या होगी, व्यास। अभी व्यास किस ऑप्शन में आ रहा, अपने बे में आ रहा है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर क्या हो जाएगा, बे, व्यास। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है अपना, 11 है 5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल। बहुत ही इजी प्रश्न है, इजी प्रश्न ही आ रहे हैं अभी तक। 5 सेमी त्रिज्या वाले, 5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल है, ये अपने से पूछ रहा है। चलो अभी निकाल लेते हैं। तो अपने को पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त के क्षेत्रफल का पाई आर स्क्वायर, ये होता है। अब इसमें मान लगाओ और उत्तर निकालो, सिंपल सा प्रश्न है। पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान कितना है 5, 5 गुणा 5। तो ये चूंकि 7 से कैंसिल नहीं हो रहा है तो सबको गुणे करना है। 22 गुणा 5 कितना जाएगा, 22 पंजे 110 इंटू 5/7, वापस गुणा करो 11 पंजे 55, यानी 550/7 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका उत्तर होगा। चूंकि 550/7 ऑप्शन में नहीं है तो क्या करेंगे, 7 का भाग देंगे इसके अंदर, और ऊपर पॉइंट में निकाल लेते इसका उत्तर। पॉइंट में दे रखा अपने ऑप्शन में, तो पॉइंट में निकाल लेते हैं, 7 का भाग देंगे तो कितने बन जा रहा है, 7 बार 7 7 49, और यहां से कम से कम 15 में से हो जाएंगे तो 6, और फिर भाग नहीं जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है 7 8 56, कितने बन जा रहा है 8 बार 7 8 56, 4 बच रहे हैं। अब भाग नहीं जा रहा है तो पॉइंट आएगा, और यहाँ क्या आएगा 0, 7 पंजे 35, तो 78.5, इसको क्या लिख सकते हैं अपन 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर किस ऑप्शन में आ रहा है, वो अपना से हो जाएगा सी में आ रहा है ना, से में से हो जाएगा, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा से में लिखा हुआ है 78.5, तो क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर क्या होगा, से होगा। क्या होगा, से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। तो क्वेश्चन नंबर 12 तो बिल्कुल इजी है, फॉर्मूला ही पूछ रखा आपको। क्वेश्चन नंबर 12 है, आर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। 12 क्या पूछ रहा आपसे, आर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल।
पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये अपने से पूछ रहा है। तो सीधा सूत्र ही पूछ रहा है। आपने बताया गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, 4πr²। क्या होता है, 4πr²। अब ये किस ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 13 में वापस वही सूत्र ही पूछा है, सिंपल से 12 और 13 सिर्फ सूत्र ही पूछा है, जो जी पर्सन है। 13 पूछा है आर त्रिज्या तथा एच ऊंचाई, आर त्रिज्या तथा एच ऊंचाई वाले बेलन का आयतन, एच ऊंचाई वाले बेलन का आयतन पूछ रहा आपसे। तो सीधी सी बात है, बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, πr²h होता है। क्या होता है, πr²h। अब ये किस ऑप्शन में है, ये भी पहले ऑप्शन में है, तो इसका उत्तर भी क्या होगा, ए राइट होगा। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा इसका भी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है आपके, इजी पर्सन है। क्वेश्चन नंबर 14 भी आंकड़ों का माध्य पूछ रहा है। 4, 10, 5, 19, 9 है ना, 4, 10, 5, 9, 12 का माध्य है। माध्य वाली प्रश्नावली से सुनाया है, प्रश्नावली 14 जो मैंने बोल रहा है कि ज्यादा नंबर की है, 13 नंबर की है, उसमें से ये प्रश्न आया हुआ है। तो इन आंकड़ों का माध्य क्या होगा वो अपने पूछ रहा है। आंकड़े कौन से हैं, ए वर्गीकृत आंकड़े हैं, सिंपल आंकड़े दे रखे हैं। तो जब आपको सिंपल आंकड़े दे रखे हो तो उनका माध्य कैसे निकालते हैं, उनका सूत्र होता है माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। माध्य मतलब x बार बराबर क्या होगा, क्या सूत्र होता है, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, यही इसका सूत्र होता है। अगर ए वर्गीकृत आंकड़े दे लो, मतलब ग्रुप में नहीं बांट रखे हो आंकड़े को, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, ऐसे नहीं बांट रखे हो, केवल नॉर्मल आंकड़े दे रखे हो, तब तो आंकड़ों का योग कर लो। योग कैसे करते हैं, 4 + 10 + 9 + 5, 4 + 10 + 5 + 9 है ना, पहले 5 आ रहा है क्या, हाँ, तो पहले 5 + 9 + 12, आंकड़ों को जोड़ लेंगे। नीचे क्या आता है, आंकड़ों की संख्या आती है। तो आंकड़ों की संख्या कितनी, गिन लो आंकड़े कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 आंकड़े हैं। यहाँ कितना आएगा, 5 आ जाएगा, ये आंकड़ों की संख्या होगी। अब ये सबको जोड़ दो, तो 4, 10, 14, 14, 5, 19, 19, 9 कितने होंगे, 14, 5, 19, 19, 9, 28 और 28, 12 कितने होंगे, 40, 40 बटा 5 कितना आ रहा है, ये 40 बटा 5, और 5 का भाग 40 में कितनी बार जा रहा है, 8 बार। तो इसका उत्तर क्या आएगा, 8 आएगा। 8 किस ऑप्शन में आ रहा है, ए ऑप्शन में आ रहा है 8, पहले ऑप्शन में 8 आ रहा है, जिसका उत्तर भी क्या होगा, ए होगा। लास्ट क्वेश्चन हो रहा है ऑप्शन भाई अपने ऑप्शन वाला, ये है क्वेश्चन नंबर 15। नंबर 15 है अपना, 52 ताश के पत्तों में, 52 ताश के पत्तों, 52 ताश के पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है, एक पत्ता निकाला जाता है, 52 ताश के पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है। तो रानी आने की प्रायिकता पूछ रहा है, रानी आने की प्रायिकता पूछ रहा है। रानी आने की प्रायिकता निकालनी है अपने को। तो प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, प्रायिकता का फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा
कुल परिणामों की संख्या। क्या होता है? अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। तो इस प्रश्न के अंदर कुल परिणाम कितने, अपने P ऑफ A ज्ञात करना अपने को। प्रायिकता किसको बोलते हैं? P ऑफ A मतलब, है ना। तो कुल परिणाम कितने हैं? 52। 52 पत्ते, तो परिणाम भी 52 ही होंगे, ज्यादा नहीं हो सकते इससे। तो कुल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? 52। अब अनुकूल परिणाम यानी क्या पूछ रहा आपसे? रानी आने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो 52 पत्तों में से रानी कितने पत्तों के अंदर होती है? 4 पत्तों के अंदर रानी होती है। कितने पत्तों के अंदर होती है? 4। हुक्म के 52 पत्ते मतलब 4 तरह के, 52 पत्तों में से 4 तरह के पत्ते होते हैं। पहले आपके हुक्म के होते हैं, है ना, काले पान वाले बोलते हैं जिसको। दूसरे आपके चीड़ी के होते हैं, ये भी काले रंग के पत्ते होते हैं। फिर आपके लाल पान के होते हैं, जो लाल रंग के होते हैं। फिर आपके ईंट के होते हैं, वो भी लाल रंग के होते हैं। तो इनमें सब में क्या होता है? एक इक्का होता है, एक बादशाह होता है, एक बेगम या एक रानी होती है, एक गुलाम होता है, फिर 1 से 10 नंबर तक के पत्ते होते हैं। तो एक रानी इसके अंदर है, एक रानी इसके अंदर है, एक रानी इसके अंदर है, एक रानी, यानी 4 रानियां हैं। रानियां कितनी? कुल 4 है। तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। अब इसको सरल कर लो, ये कट रहा है, P ऑफ A बराबर क्या आ रहा है यहाँ पे? 4 के पाड़े से दोनों कट रही हैं, 4 एकम 4 और ये कटेगा 13 बार। कितनी बार कटेगा? तो इसका उत्तर आएगा 1/13। अब 1/13 किस ऑप्शन में है वो इसका उत्तर हो जाएगा। तो 1/13 आपके ऑप्शन नंबर बे के अंदर है, तो बे क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक अपन ने सोल्व कर लिए हैं। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे। और जब मैंने पाठ्यक्रम विश्लेषण वाला वीडियो डाला था तब भी आपको बताया था कि आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं। 18 नंबर के प्रश्न होते हैं, जिसमें से 12 तो वस्तुनिष्ठ आते हैं और 6 आपके रिक्त स्थान के आते हैं। अर्धवार्षिक में आपके 15 आए हैं वस्तुनिष्ठ, और देखो 6 आपके रिक्त स्थान के आए हैं। तो 15 और 6 कितने हो जाएंगे? ये देखो 15 6 21। 21 तो आपके एक एक नंबर के हो रहे ऐसे, फिर आगे एक एक नंबर के और आ रखे हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे अपन। वस्तुनिष्ठ प्रश्न अपने कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके रिक्त स्थान वाले प्रश्न करेंगे, और अति लघुतरात्मक प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 3 है, उसके अंदर भी 5 प्रश्न है, वो अपन सरल करेंगे। तब तक आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।